हाय फ्रेंड्स, कैसे सब लोग। नमस्कार, स्वागत है आपका कंसेप्ट आरएनए की ऑनलाइन क्लासेस में। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, लेवल ऑफ प्रिवेंशन खत्म किया और एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट किया था, वैक्सीनेशन। इस वैक्सीनेशन में से हमने कुछ पॉइंट्स पढ़ लिए थे, लाइक वैक्सीन क्या होती है ये हमने पढ़ा, वैक्सीन कितने प्रकार की होती हैं ये हमने पढ़ा, वैक्सीन के हर प्रकार के एग्जाम्पल्स भी हमने पढ़ लिए थे और वहां से आने वाले कुछ क्वेश्चंस भी हमने पढ़े थे। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि पहली वैक्सीन कौन सी आई थी, किस बीमारी के खिलाफ आई थी, किसने इसे डिस्कवर्ड किया था, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस जो आते हैं एग्जाम में वो भी हमने डिस्कस कर लिए थे। कुछ क्वेश्चंस जो आपने पढ़े थे आप हमारे चैप्टर्स में से, वो आप देख भी सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावनाएं रखते हैं, तो आप उन क्वेश्चनों को भी देख लीजिएगा। जैसे आप आंसर दे पाएंगे। आपने पढ़ा है हु इन्वेंट फर्स्ट वैक्सीन, बताओ पहली वैक्सीन किसने खोजी, किसने खोजी थी। क्या वह लुईस पाश्चर थे, एडवर्ड जेनर थे, जॉनक साल्स थे या रॉबर्ट कोच। बताओ पहली वैक्सीन किसने खोजी थी। दैट इज द माइंड गेम। स्टार्ट करें अपने माइंड को। लास्ट क्लास में पढ़ाया मैंने, पहली वैक्सीन किसने खोजी थी। आंसर क्या जाएगा बेटा, एडवर्ड जेनर ने। यही तो पढ़ाया था कि पहली वैक्सीन किसने डिस्कवर्ड की थी, एडवर्ड जेनर ने। और वैक्सीन का नाम क्या था तो बताना है, वैक्सीन थी स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। फर्स्ट, ये अभी आने वाला है, आप आगे आने वाली क्लास में हम पढ़ेंगे, ये भी आएगा। फर्स्ट डेंगू वैक्सीन कौन जो है वह है साल्क, सेबीन, बीसीजी या डेंगवाक्सिया। क्लियर। इनको आपने माइंड में रखें, आपको आंसर जब हम पढ़ेंगे उसके बाद आपको इनके आंसर भी मिलेंगे। डीपीटी डीटी वैक्सीन मस्ट बी यूज हाउ मच टाइम ऑफ इश्यूड फ्रॉम सब सेंटर, यानी डीपीटी और डीटी की जो वैक्सीन होती है वह सब सेंटर से इश्यू होने के बाद कितने समय तक काम में ली जा सकती है। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, ओपीवी स्टोर्ड एट। आज हम डिस्कस करेंगे स्टोर वाला, स्टोरेज का पैटर्न। वो इसमें आपको एक क्वेश्चन मिलेगा कि ओपीवी वैक्सीन को कितने डिग्री तापमान पर स्टोर करते हैं। ये बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, आप ध्यानपूर्वक इसे ध्यान रखें। यहां मैंने जो ऑप्शन दिए देखो, 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, -20 डिग्री सेल्सियस, 8 to 10 डिग्री सेल्सियस एंड 10 to 12 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। इसमें दो ऑप्शन आपके लिए ऐसे होंगे जो कि एक्सक्लूड करना टिपिकल होगा। क्लियर। मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन इज, मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी होती है। बीसीजी है, येलो फीवर है, ओपीवी है या टीटी है। नेक्स्ट देखिएगा, अनयूज्ड बीसीजी वैक्सीन मस्ट बी डिस्कार्ड एट द एंड ऑफ द 1 आवर, 1 घंटे बाद खत भगा देंगे, एंड ऑफ 1 वीक, 1 वीक के बाद भगा देंगे, एंड ऑफ द डे, 1 दिन के बाद भगा देंगे, एंड ऑफ द मंथ यानी मंथ के अंत में भगा देंगे। क्लियर। डाइल्यूएंट ऑफ जेई, ये क्वेश्चन अभी पीजीआई चंडीगढ़ स्टाफ नर्स के एग्जाम में पूछा गया था, नया क्वेश्चन है कम्युनिटी में से। नॉर्मल सलाइन में मिक्स करते हैं, डिस्टिल वाटर में मिक्स करते हैं, 0.5% स्टेराइल वाटर में मिक्स करते हैं और नन ऑफ अबाउ। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके आज की क्लास में भी देखने को मिलेंगे आपको। तो हमारा जो आज का क्लास रहेगा वैक्सीनेशन में से, वो हम स्टडी करेंगे। एक तो स्टोरेज कैसे करते हैं वैक्सीन को, एक हीट सेंसिटिव कौन सी है, आपकी कोल्ड सेंसिटिव कौन सी होती है, ओपन वाइल पॉलिसी क्या होती है, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम डिस्कस करेंगे। लास्ट हमारी जो क्लास रही थी उस लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, और लास्ट क्लास की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको पढ़ाया लास्ट क्लास में कि वैक्सीन क्या होती है। सबसे पहला पॉइंट हमने जो पढ़ा था वह था वैक्सीन, कि वैक्सीन क्या होती है। क्या पढ़ा हमने, वैक्सीन क्या होती है। सबसे पहला पॉइंट यही था कि वैक्सीन क्या होती है। फिर हमने आपको पढ़ाया कि फर्स्ट वैक्सीन कौन सी है, ये पढ़ाया फर्स्ट वैक्सीन। उसके बाद थर्ड हमने पढ़ा था टाइप ऑफ वैक्सीन, ये इंपॉर्टेंट था। टाइप ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन कितने प्रकार की होती हैं। और जब मैं आपको टाइप पढ़ा रहा था तो मैंने आपको 3 प्रकार भी बताए थे। एक लाइव वैक्सीन के बारे में बताया,
एक किल्ड वैक्सीन के बारे में बताया था और एक टॉक्सोइड के बारे में बताया था। क्लियर? ये भी बताया किससे बनती है और इनके एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताए थे। आज हम ये बात भी करेंगे अभी स्टोरेज से को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि ये दोनों वैक्सीनें जो हमने पढ़ी हैं लाइव और किल्ड, इनमें कुछ डिफरेंस होते हैं। किसकी इफेक्टिवनेस ज्यादा है, किसकी इफेक्टिवनेस कम है, कैसे कैसे लगाते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे, फिर हम स्टोरेज के ऊपर जाएंगे। तो कुछ की फैक्टर्स हैं, जैसे अगर मैं बात करूं की पॉइंट्स के रूप में आप इनको ले सकते हो। की पॉइंट्स ऑफ लाइव एंड किल्ड, लाइव एंड किल्ड वैक्सीन्स। जो आपकी लाइव एंड किल्ड वैक्सीन्स हैं उनके कुछ की पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट हैं, और जब आप ड्यूटी करोगे तो भी आपको पता होना चाहिए ये चीजें कि आपको वैक्सीन जब आप लगा रहे हैं तो क्या क्या ध्यान आपको रखना होता है। क्लियर? तो सबसे पहली बात, अगर हम लाइव और किल्ड दोनों की बात करें, देखो मैं इधर की साइड में आपके लिए एक लाइव वैक्सीन लिख रहा हूं और इधर की साइड में मैं किल्ड वैक्सीन लिख रहा हूं। अगर आपको कभी कोई पूछे कि बताओ लाइव वैक्सीन और किल्ड वैक्सीन जो है उनमें दोनों वैक्सीनों में से इम्यूनिटी की ड्यूरेशन किसकी ज्यादा होती है? क्या? ड्यूरेशन ऑफ इम्यूनिटी। क्लियर? तो याद रखें कि ड्यूरेशन ऑफ इम्यूनिटी यानी कि ड्यूरेशन ऑफ इम्यूनिटी, आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी पावर है जो वैक्सीन के बाद में बनता है, उसकी ड्यूरेशन इसमें ज्यादा होगी कि इसमें ज्यादा होगी। मतलब अगर दोनों वैक्सीनों की हम तुलना करें, लाइव वैक्सीन और किल्ड वैक्सीन की, तो दोनों वैक्सीनों में से इम्यूनिटी ज्यादा समय तक कौन बना के रखता है? तो आंसर जाएगा लाइव वैक्सीन। याद रखना, ड्यूरेशन ऑफ इम्यूनिटी इज लॉन्ग, इसकी ज्यादा होती है, और इसकी क्या होगी बेटा? शॉर्ट। यानी किल्ड वैक्सीन जो है वो कम समय के लिए इम्यूनिटी प्रदान करती हैं और लाइव वैक्सीन ज्यादा लंबे समय तक इम्यूनिटी प्रदान करती हैं। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दोनों वैक्सीनों की तुलना करें लाइव और किल्ड की, तो दोनों में से कौन सी वैक्सीन ज्यादा समय तक काम करती है? आंसर होगा काम करती है किल्ड। किसकी तुलना में? लाइव की तुलना में। दूसरा पॉइंट, अगर हम बात करें प्रोटेक्शन के बारे में, क्लियर, इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोटेक्शन, तो ज्यादा बेस्ट किसका होता है? लाइव का होता है, और इसकी तुलना में इसका थोड़ा सा शॉर्ट देखने को मिलेगा। तो हम कहेंगे इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोटेक्शन, इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोटेक्शन। इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोटेक्शन का मतलब है बीमारी से रक्षा करने में कितनी ज्यादा कारगर साबित हो रही है। तो यह जो है यह ज्यादा कारगर साबित होगी, यह बेस्ट है, ज्यादा कारगर साबित होती है, और यह लेस कारगर साबित होती है। मतलब अगर हम दोनों में कंपैरिजन करें, हालांकि यह भी इम्यूनिटी देती है, लेकिन इसके और इसकी बात करें, मानो ये बात करें अगर हम लाइव वैक्सीन की, तो ऐसे सोचना है लाइव वैक्सीन जो होती है वह बीमारियों से ज्यादा रक्षा करती है, ज्यादा लंबे समय तक रक्षा करती है और ज्यादा इफेक्टिवनेस के साथ रक्षा करती है इसकी तुलना में, किल्ड की तुलना में। अगर हम किल्ड की बात करें तो रक्षा तो वह भी करती है, इम्यूनिटी वह भी प्रदान करती है, लेकिन अगर लाइव की से आप कंपैरिजन करें, एग्जामिनर कई बार कंपैरिजन के बारे में पूछे बताओ दोनों में से बढ़िया कौन सी है, तो आंसर जाएगा लाइव वैक्सीन। क्यों? क्योंकि लाइव वैक्सीन ज्यादा इफेक्टिवली काम करती है और लाइव वैक्सीन जो है उसकी ड्यूरेशन भी ज्यादा होती है। यह पॉइंट क्लियर हुआ दोनों में। यानी हमारे लिए दोनों वैक्सीनों की हम बात करें तो लाइव वैक्सीन ज्यादा इफेक्टिव है और ज्यादा लंबे समय तक काम करती है। पहला पॉइंट। नेक्स्ट देखिएगा आप, इसके अलावा अगर हम लगाने की बात करें, यह पॉइंट भी बहुत बार रिपीट होता है। अगर एग्जामिनर आपको बोले कि क्या आप 2 वैक्सीन एक साथ लगा सकते हो, 2 वैक्सीन एक साथ लगा सकते हो, तो आंसर क्या जाना चाहिए? हां, लगा सकते हैं, मना नहीं करना है। क्या 2 वैक्सीन, आइदर 2 वैक्सीन एडमिनिस्टर्ड साइमल्टेनियसली, ऑफ कोर्स लगा सकते हैं। आपको कुछ सावधानियां रखते हुए लगानी चाहिए, लेकिन क्या सावधानियां? पहली बात,
जो सावधानियों के बारे में मैं बात कर रहा हूं, अगर वह वैक्सीन लाइव वैक्सीन है, ध्यानपूर्वक सुनना बेटा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना इस बात पर। अगर लाइव वैक्सीन है तो 2 डोज लाइव वैक्सीन है तो 2 डोज के बीच में मिनिमम 4 सप्ताह का गैप देना चाहिए एक ही साइट पर लगाने के लिए। मानो आप इस डेल्टोइड में लगा रहे हैं, यहीं एक ही साइट पर लगा रहे हैं, 2 डोज लगाना चाहते हैं वहीं की वहीं, तो आपको 4 सप्ताह का गैप देना होगा। जैसे आपने देखा होगा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल हमारा 4-4 सप्ताह के गैप पर बनाया शुरुआत में, जैसे शुरू में 6 सप्ताह, फिर 10 सप्ताह, फिर 14 सप्ताह, यानी 4 वीक का गैप दिया उन्होंने। इसीलिए दिया है क्योंकि 2 लाइव वैक्सीन जो मल्टी डोजेज वैक्सीन है, जैसे आपकी पीसीवी वैक्सीन मल्टी डोज में लग रही है, रोटा मल्टी डोज में लग रही है, इन वैक्सीनों के बीच में हमें गैप देना होता है। तो बात समझने की है कि जब हम 2 वैक्सीन लगा रहे हैं लाइव वैक्सीन, तो आपको मिनिमम 4 सप्ताह का गैप देना चाहिए, फिर आप लगा सकते हैं। अगर आप बात करें एक साथ लगाने की तो भी एक साथ लगा सकते हैं, लेकिन साइट अलग अलग होनी चाहिए। एक साइट पर लगाने के लिए 4 सप्ताह का गैप देना पड़ेगा। क्या अलग, एक यहां और एक यहां? बिल्कुल लगा सकते हैं, अलग अलग साइट पर आप लगा सकते हैं। अगर एक ही साइट पर भी लगाना चाहते हो आप, तो एटलीस्ट 2.5 सेंटीमीटर का गैप देना पड़ेगा। यहां लगा रहे हैं तो इसके 2.5 सेंटीमीटर के बाद आप वैक्सीन लगा सकते हैं, 2.5 सेंटीमीटर के बाद में। ये मैं लाइव वैक्सीनों का जिक्र कर रहा हूं। नॉर्मली मल्टी डोज वाली लाइव वैक्सीनों के बीच में एक ही साइट पर 2 वैक्सीन लगाने के लिए 4 सप्ताह का गैप होना चाहिए, पहली बात। दूसरी, अगर आप एक ही साइट पर एक ही समय लगाना चाहते हो तो साइट अलग अलग होगी, तो आप लगा सकते हैं। अगर आप एक ही साइट पर भी लगाना चाहते हैं तो कितना डिस्टेंस रखना है? 2.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस रखना होता है। क्लियर? इसके अलावा हम किल्ड वैक्सीनों की बात करें, किल्ड वैक्सीनें एक दूसरे के साथ रिएक्शन कम करती हैं, इसलिए 2 किल्ड वैक्सीन एक साथ एक साइट पर भी लगाई जा सकती हैं, उनके बीच में रिएक्शन होने की संभावनाएं कम होती हैं। क्लियर? समझ में आ गई बातें? तो आप ध्यान रखें, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। टू लाइव वैक्सीन administered simultaneously, साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ, साइमल्टेनियसली लगा सकते हैं, बट एट डिफरेंट साइट, अलग अलग जगह पर साथ लगा सकते हैं एक समय में। साइमल्टेनियसली नहीं, समय साथ है लेकिन साइट अलग होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी, अगर आपको साइट एक पे लगानी है, क्लियर, तो याद रखना है इफ एडमिनिस्टर्ड ऑन सेम साइट, एक ही साइट पे लगानी है उस समय, देन डिस्टेंस कितना रखना है? 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि लगभग 1 इंच। ये डिस्टेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। इस अंतराल के बाद आप लगा सकते हैं। बात में बेटा ये लाइव वैक्सीनों की कर रहा हूं इस समय। क्लियर? 2 लाइव वैक्सीन एक साथ लगा सकते हैं? हां लगा सकते हैं, साइट अलग होनी चाहिए। क्या एक साइट पर लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। कितना गैप रखना पड़ेगा? 2.5 सेंटीमीटर का गैप रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, एक ही वैक्सीन की बात करें, मतलब ये तो 2 वैक्सीन हो गई, एक ही प्रकार की लाइव वैक्सीन जिसकी मल्टी डोजेस होती हैं। क्लियर? तो मल्टी डोज वैक्सीन जो है लाइव वैक्सीन, उनके बीच में कितना गैप होना चाहिए? तो याद रखना है एक वैक्सीन के 2 डोजों के बीच में मिनिमम 4 सप्ताह का गैप हम देते हैं। क्लियर? ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, याद रखें आप। क्लियर? तो याद रखना है मिनिमम 4 वीक इंटरवल मस्ट प्रेजेंट या मस्ट मेंटेन between
2 डोज ऑफ सिंगल वैक्सीन, एक वैक्सीन की 2 डोजों के बीच में, मतलब वैक्सीन एक ही है, उसकी 2 डोजों के बीच में कितना गैप आपको रखना होगा? तो 4 सप्ताह का गैप आपको रखना होता है। क्लियर? तीनों पॉइंट क्लियर हुए। अगर आपको डायरेक्टली बोला जाए क्या आप 2 वैक्सीन एक साथ लगा सकते हैं, आपका आंसर क्या होना चाहिए? हाँ, लगा सकते हैं। क्या 2 लाइव वैक्सीन लगा सकते हैं? जी हाँ, लगा सकते हैं। तो क्या ध्यान रखना है? अलग अलग साइट पर एक साथ लगा सकते हैं, लेकिन साइट अलग अलग रखो। क्या एक साइट पर लगा सकते हैं? हाँ, लगा सकते हैं। कितना गैप देना पड़ेगा? 2.5 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। एक ही वैक्सीन की बात करें, उसकी 2 डोजेस की बात करें तो कितना गैप होना चाहिए? तो याद रखना है 4 सप्ताह का गैप हम देते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, किल्ड वैक्सीनों की बात अब मैं कर रहा हूं। 2 किल्ड वैक्सीन may administer on same site simultaneously, because क्यों? less reaction। 2 किल्ड वैक्सीनों के बीच में रिएक्शन की संभावनाएं कम होती हैं, इसलिए 2 किल्ड वैक्सीनों को एक ही साइट पर एक साथ लगाया जा सकता है। किल्ड को लगा सकते हैं, लाइव को नहीं लगाएंगे, एक ही साइट पर लगाएंगे तो गैप 2.5 सेंटीमीटर मेंटेन करना पड़ेगा। क्लियर? इसके अलावा एक पॉइंट और है, हम वैक्सीनों के बीच में जो गैप देते हैं ना, ये गैप कितना होना चाहिए? ये गैप एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये मैं किसकी बात कर रहा हूं बेटा? ये मैं बात कर रहा हूं जो मल्टी डोज वैक्सीन होती है। क्लियर? कौन सी? मल्टी डोज वैक्सीन्स। मल्टी डोज वैक्सीन यानी जिनकी एक से ज्यादा डोज लगती है, उन मल्टी डोज वैक्सीनों की हम बात कर रहे हैं। इन मल्टी डोज वैक्सीनों में जो गैप आप मेंटेन करते हो वो देखिएगा। जैसे एक तो मैंने अभी आपको पढ़ाया 4 वीक, सबसे ज्यादा नॉर्मली यही मेंटेन होता है। नॉर्मली मल्टी डोजेस के बीच में आपको 4 वीक मेंटेन ही करना है, 4 वीक ही मेंटेन करना होता है जो मल्टी डोज वैक्सीन होती हैं। क्लियर? इनके बीच में आपको कितना गैप रखना है? आपका 4 सप्ताह का गैप रखना होता है। जैसे आप वैक्सीन देखिएगा आपकी पेंटावेलेंट, कौन सी है? पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट की डोज लगती है पेंटा फर्स्ट, पेंटा सेकंड, पेंटा थर्ड। कितने गैप पे लग रही है बेटा? 4 वीक के गैप पर ये लगाई जा रही है। 6 सप्ताह पर लगा रहे हैं, 10 सप्ताह पर लगा रहे हैं और 14 सप्ताह पर लगा रहे हैं। यानी ये वैक्सीन ऐसी है जो 4-4 सप्ताह के गैप पर आपके लग रही है। दूसरी बात, लेकिन यहां कुछ अपवाद है, वो ध्यान रखना है सबसे, क्योंकि एग्जामिनर तो कुछ हटकर ही पूछने वाला है। नॉर्मल तो सबको ही पता है आजकल, हटकर जो पूछेगा वही हमें पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए रोटा के बारे में, रोटा, इसे हम RVV के नाम से जानते हैं। रोटा वायरस वैक्सीन डायरिया के लिए लगाई जाती है। याद रखना इसमें जो गैप होता है वह गैप होता है 2 मंथ का। यानी कि आप ऐसे याद रखें, 4 सप्ताह का मतलब 1 महीना हो गया, ये 2 महीना, मतलब 2 महीने का गैप देता है रोटा वायरस में। रोटा वायरस की जो डोज लगती है ना, यह पहली डोज लगती है 1.5 महीने पर और दूसरी डोज लगती है बेटा 3.5 महीने पर। यानी कितनी गैप महीने का गैप हो गया? 2 महीने का गैप देते हैं। यानी ये भी मल्टी वायल है, यानी मल्टी डोज वैक्सीन होते हुए भी रोटा वायरस की वैक्सीन में कितना गैप हम देते हैं बेटा? तो आंसर जाएगा 2 महीने का गैप देते हैं। क्लियर? तीसरी, जापानीज एनसेफेलाइटिस, जेई, जापानीज एनसेफेलाइटिस। इस जापानीज एनसेफेलाइटिस में जो गैप होता है, यह गैप कितना देते हैं? तो याद रखना है 3 महीने का।
जापानीज एन्सेफेलाइटिस में जो समय दिया जाता है, जो गैप दिया जाता है, वह कितना होता है? 3 महीने का। पहली डोज जो लगती है, जेई फर्स्ट जो डोज लगती है वह लगती है 9 से 12 महीने के दौरान, और दूसरी लगती है 16 से 24 महीने के दौरान, यानी दोनों के बीच में मिनिमम 3 महीने का गैप होना जरूरी है। यह भी जेई फर्स्ट जेई सेकंड 2 लग रही है, यानी कि यह भी मल्टी डोज वैक्सीन हो गई। इसके अलावा अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि बूस्टर डोज, ये बताएंगे हम आज जब पढ़ाएंगे आपको, बूस्टर जो डोज दे रहे हैं आप, 2 डोज बूस्टर लगती है, जैसे आपकी डीपीटी की बूस्टर लग रही है, डीपीटी फर्स्ट डीपीटी सेकंड, 2 बूस्टर लग रही है। तो जिन वैक्सीनों में बूस्टर लगती है तो 2 बूस्टर के बीच में कितना गैप होना चाहिए? तो याद रखना है, बूस्टर के बीच में हमें गैप देना है 6 महीने का। तो ये कुछ गैप्स बता रहा हूं मैं आपको, जो मेंटेन रखना है आपको ड्यूरेशन जब आप वैक्सीनेशन कर रहे हैं। क्लियर? क्योंकि एग्जाम देने जाओगे तो यहां पर स्पेसिफिक पॉइंट ज्यादा पूछेगा आपसे एग्जामिनर, क्योंकि सीएचओ सब सेंटर पर एक इंडिविजुअलाइज्ड वर्क करेगा। वहां पर उसका काम ही यही होता है, वैक्सीनेशन उसके टच में आएगा। वहां पर इनसे जो भी आपकी आंगनवाड़ी वाली हैं, एएनएम बहनजियां हैं, उनको आप वहां पर एज ए कोऑर्डिनेटर के रूप में काम करोगे। तो याद रखना, वैक्सीनेशन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है सीएचओ के लिए, इसलिए मैं आपको 1 to 1 पॉइंट बातें बताना चाह रहा हूं। क्लियर? तो आप याद रखें, अगर हमें एग्जामिनर पूछता है कि मल्टी डोज वैक्सीन आप जो दे रहे हैं, उन मल्टी डोज वैक्सीनों में सामान्यतः कितना गैप रखते हैं, याद रखना एक वर्ड मैंने लिखा है नॉर्मली, इसका मतलब है नॉर्मली। अगर वो आपको कोई पर्टिकुलर नाम नहीं ले तो 4 वीक आंख बंद करके बोल देना कि 4 वीक का गैप रखते हैं, क्योंकि सामान्यतः 4 वीक का ही रखते हैं। और जैसे एग्जांपल पेंटावेलेंट मैंने दे दिया, अगर वो स्पेसिफिक बात पर करे तो तुम भी स्पेसिफिक बात करना। अगर बोले रोटा तो बताना कि 2 महीने का गैप देते हैं भाई। अगर बोले जापानीज एन्सेफेलाइटिस तो बता देना 3 महीने का गैप देते हैं। अगर बोले 2 बूस्टरों के बीच में कितना गैप होना चाहिए, तो आंसर जाएगा 6 महीने का गैप होता है। क्लियर? 2 पॉइंट हमने क्लियर किए। ये मैं लाइव और किल्ड वैक्सीनों के बारे में ही बता रहा हूं। अभी लाइव वैक्सीन ज्यादा इफेक्टिव होती है कि किल्ड वैक्सीन? आंसर क्या जाएगा? लाइव वैक्सीन होती है। ज्यादा समय तक कौन सी काम करती है? आंसर क्या जाएगा? लाइव वैक्सीन। क्या 2 वैक्सीनों को एक साथ लगा सकते हैं? हां, लगा सकते हैं। क्या 2 लाइव वैक्सीन एक साथ लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। क्या 2 किल्ड वैक्सीन एक साथ लगा सकते हैं? हां, लगा सकते हैं। क्या लाइव वैक्सीनों को एक साइट पर लगाना चाहिए? नॉर्मली तो गैप देना चाहिए, अलग अलग साइट पर लगाना चाहिए। अगर एक साइट पर लगाना चाहते भी हो तो कितना गैप देना पड़ेगा? 2.5 सेंटीमीटर का। और एक ही प्रकार की जो वैक्सीन है उसकी 2 डोजों के बीच में कितना गैप आपको देना है? तो 4 वीक है मिनिमम। जितनी भी मल्टी डोज वैक्सीन्स हैं उनके बीच में कितना गैप देते हैं? 4 सप्ताह का। लेकिन रोटा वायरस वैक्सीन में कितना गैप रखना है? 2 महीने का। सप्ताह में बोले तो 8 सप्ताह कर देना। जापानीज एन्सेफेलाइटिस में कितना रखते हैं? तो आंसर जाएगा 3 महीना। अगर पूछा जाए बूस्टर के बीच में कितना गैप होता है तो आंसर क्या जाएगा बेटा? 6 महीना, 6 मंथ का गैप हम रख देते हैं। क्लियर? क्लियर हुआ यहां तक? चलो ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब हम बात करने वाले हैं स्टोरेज के बारे में। मैंने कहा था मैं स्टोरेज से पहले आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, वो हमने खत्म किया, हमने पढ़ा, उनके बारे में बात की। अब हम बात करेंगे स्टोरेज ऑफ वैक्सीनेशन। स्टोरेज ऑफ वैक्सीनों को स्टोर कैसे करते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। और इसके लिए हम 3 पॉइंट आपके सामने बता रहे हैं। मतलब वैक्सीनों को हम 3 तरीका से स्टोर कर सकते हैं। वो तरीके क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहला होता है कोल्ड कंपार्टमेंट। क्या होता है? कोल्ड कंपार्टमेंट, कोल्ड कंपार्टमेंट की वैक्सीन। दूसरी, सेकंड होती है डीप फ्रीज वैक्सीन, डीप फ्रीज वैक्सीन। और तीसरी होती है फ्रीज ड्राइड वैक्सीन, फ्रीज ड्राइड वैक्सीन्स। मतलब 3 प्रकार के टाइप्स हो गए आपके स्टोरेज के लिए। अब आपको
समझना पड़ेगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। हम सब लोग हमारे घरों में जब रहते हैं तो एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट, यंत्र कह सकते हो आप, या मशीनरी कह सकते हो, जिसको आप काम में लेते हो, सभी लोग अक्सर काम में लेते हैं, अक्सर सभी लोग उसके बारे में जानते हैं, और हम उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो गलत करते हैं। अमूमन आज भी बहुत सारे लोग उसे गलत नाम से पुकारते हैं। मैं आपके सामने रखूंगा, आपको भी लगेगा, अफसोस होगा, वास्तव में सर सही बात बोल रहे हैं, लेकिन हमें ध्यान ही नहीं रहता। आप सब लोगों के जो घर का रसोई घर है, किचन जिसे आप बोलते हैं, जहां खाना बनाया जाता है, वहां पर एक मशीन रखी होती है, और उस मशीन का नाम नहीं ले रहा हूं मैं, काम बता रहा हूं, नाम आप सोचना, अपने माइंड में रखना। और उस मशीन में क्या होता है, हम पानी की बोतल ठंडी करने के लिए रख देते हैं, पानी की बोतल को ठंडा करने के लिए रख देते हैं, और उसी के अंदर हम कुल्फी जमाते हैं और कुल्फी को खाते हैं। क्लियर? बताओ उस मशीनरी का नाम क्या होगा? सोचो, जल्दी सोचो, क्या नाम होगा? अब मैं बताऊं आपको, अधिकांश मेरे मित्रगण, अधिकांश मेरे जो विद्यार्थी हैं, वो क्या सोच रहे होंगे? सोचो, उन्होंने सोचा होगा उसका नाम सर फ्रीज होता है। सही बोल रहे हो ना? फ्रीज होता है। गलत, फ्रीज नहीं बोलते हैं उसे। अगर आप उसे फ्रीज बोल रहे हो ना, इसका मतलब आप वैक्सीन का स्टोरेज का जो क्वेश्चन है वो गलत करके आ जाओगे। उसे फ्रीज नहीं बोलते हैं, और ना आपको उसका कवर अगर आपने नया खरीदा है, देखना उसके ऊपर फ्रीज नहीं लिखा होता, उस पर रेफ्रिजरेटर लिखा होता है। ध्यान से सुनना, क्या लिखा होता है? रेफ्रिजरेटर। उसे फ्रीज नहीं बोलते हैं बेटा, फ्रीज नहीं है वो रेफ्रिजरेटर है। क्यों फ्रीज नहीं है? सुनिएगा, मैं बताता हूं। क्योंकि उसमें भी दो कंपार्टमेंट है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया। एक कंपार्टमेंट उसका वह है जो पानी की बोतल को ठंडा करता है, मतलब जमाता नहीं है। जमाने का मतलब फ्रीज होता है, उसके अंदर फ्रीज है। रेफ्रिजरेटर का बाहर वाला कंपार्टमेंट तो कोल्ड कंपार्टमेंट है, जहां पानी जमेगा नहीं, केवल ठंडा होगा। लेकिन उसके अंदर एक बॉक्स है, उस बॉक्स को बोलते हैं फ्रीजर। और उस फ्रीजर में अगर पानी की बोतल को आपने रख दिया, वो जम जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? क्या समझ में आया आपने इस लॉजिक से कि जहां वर्ड फ्रीज लिखा है, इसका मतलब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। हमने इतना पढ़ा है कि पानी कब बर्फ में परिवर्तित होता है? जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तब वैक्सीन जमती है। क्लियर? और कब उबलती है? तो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्लियर? द फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, यानी 0 से कम, यानी 0 से कम अगर पारा चला गया, तापमान चला गया, तो वैक्सीन जम सकती है। यानी वे वैक्सीन जो 0 डिग्री से नीचे रहती हैं, उन्हें हम फ्रीज से डिनोट करेंगे, फ्रीज ड्राइड वैक्सीन या डीप फ्रीज वैक्सीन। लेकिन जो वैक्सीन फ्रीज में नहीं रखी हुई हैं, आप उनका तापमान देखेंगे तो वो 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होगा, यानी प्लस में उनका तापमान आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? समझ में आ गई बातें? फ्रीज वर्ड आते क्या समझोगे? तापमान कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस से कम, क्योंकि फ्रीज तो वही होता है जहां कुल्फी जमती है। क्लियर? और अगर कोल्ड कंपार्टमेंट, कोल्ड यानी ठंडा, ठंडा कंपार्टमेंट की बात करें तो पानी ठंडा, यानी कि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा। एग्जाम्पल याद रखना, जब स्टोरेज आए तो फ्रीजर और रेफ्रिजरेटर को याद करना। एग्जाम्पल याद रखना, नितेश ने रेफ्रिजरेटर बताया था, और रेफ्रिजरेटर में 2 कंपार्टमेंट बताए थे। जहां कुल्फी जमती है उसे फ्रीज बोलते हैं, और जहां पानी ठंडा होता है उसे हम कोल्ड कंपार्टमेंट बोल देते हैं। यहां से बहुत सारे सवाल हल करवाऊंगा मैं, इसी लॉजिक के आधार पर आप सुनते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। हम बात करते हैं इसके बारे में, कोल्ड कंपार्टमेंट, यानी कि यह तय है तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो सकता है क्या? ना जी ना, क्योंकि फ्रीज में चला जाएगा। 0 से कम हो सकता है ना, तो कितने से ऊपर होगा? 0 से ऊपर होगा। तो इसका तापमान याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? कितना तापमान होता है इसका? 2 से 8 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान रहना है, यानी यह यहां पर जमेगी नहीं, ठंडा ही होगा। फ्रीज वर्ड आ गया, डीप फ्रीज। अब कुछ बालक समझ जाते हैं, डीप का मतलब गहरा, गहरे का मतलब गड्ढा नहीं है भाई,
रेफ्रिजरेटर में गहरा, समझ रहे हो, रेफ्रिजरेटर में गहरा, यानी रेफ्रिजरेटर के अंदर भी डीप फ्रीजर होते हैं। डीप फ्रीजर का मतलब यहां है जहां तापमान कम होता है, निम्नतम होता है, 0 से कम होता है, उन्हें हम डीप फ्रीज बोलते हैं। यानी इनका तापमान कितने से कम होना है, बिलो द 0 डिग्री सेल्सियस, तभी तो इन्हें तुमने फ्रीज कह दिया। यानी इनका तापमान कितना होना चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए, उसे हम डीप फ्रीज बोल रहे हैं। यह फ्रीज ड्राइड वैक्सीन हो गई। तो फ्रीज का मतलब तो वही हो गया, तापमान तो कितना रहना है इनका भी तापमान तो बिलो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहना है, क्योंकि यह भी कैसी वैक्सीन है, फ्रीज वाली वैक्सीन है। लेकिन यहां एक पॉइंट और दिया है बेटा, ड्राइड बोला है, ड्राइड। ड्राइड शब्द का मतलब होता है सूखा। ड्राइड का मतलब क्या होता है, सूखा। यानी कि वे वैक्सीन जो सूखी हुई होती हैं, यानी मैं बोलूं तो पाउडर फॉर्म में होती हैं। ये वे वैक्सीन है जो पाउडर फॉर्म में होती हैं, यानी पाउडर में है ये सूखी हुई वैक्सीन। वे वैक्सीन जिनका तापमान 0 से कम है और सूखी हुई है, पाउडर फॉर्म की होती है, उन्हें फ्रीज ड्राइड वैक्सीन के नाम से जानते हैं। यहां तक क्लियर हुआ। वैक्सीनों को स्टोर हम कर रहे हैं, 3 कंपार्टमेंट हमने बनाए। पहला कंपार्टमेंट क्या बताया, कोल्ड कंपार्टमेंट। क्या यहां जमेगी, नहीं, क्या होगा, ठंडा। कितना तापमान बताया, यहां तापमान सदैव 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहेगा और वैक्सीनों के कोल्ड कंपार्टमेंट का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखा जाता है। दूसरा पॉइंट बता रहे हैं हम, जो वैक्सीन डीप फ्रीजर्स में रखी होती हैं उनका तापमान 0 से कम होता है, क्योंकि नाम फ्रीज अपने आप में बताना चाहता है कि तापमान 0 से कम है। यानी डीप फ्रीजर्स की जो वैक्सीन होती हैं वो 0 से कम तापमान पर रखी होती हैं। क्लियर। तीसरे प्रकार की जो वैक्सीन है हम उसे फ्रीज ड्राइड वैक्सीन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, फ्रीज ड्राइड वैक्सीन। ड्राइड वर्ड अपने आप में बताता है सूखी वैक्सीन। वे वैक्सीन जो बर्फ में यानी कि जमने वाले स्थान पे तो रखी हैं लेकिन पाउडर फॉर्म में है, उन्हें फ्रीज ड्राइड वैक्सीन बोल रहे हैं। क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन और एग्जाम्पल देखिए जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है। पहला क्वेश्चन, अगर आपको किसी पर्टिकुलर नाम नहीं लिया जाए और क्वेश्चन एग्जामिनर बोले, जैसे मैं बता रहा हूं, वैक्सीन स्टोर्ड एट, बस ये नाम दिया, वैक्सीन स्टोर्ड एट। इसका मतलब वह आपसे स्पेसिफिक आंसर नहीं पूछना चाहता है। अगर वो सुपरफिशियल आंसर पूछे आपसे, एग्जामिनर ने केवल यही बात पूछनी चाहिए, बताओ वैक्सीन कितने डिग्री तापमान पर रहती हैं, आंसर विल बी द 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। 2 से 8 डिग्री सेल्सियस बोल देना, आंख बंद करके बता देना, कोई तकलीफ नहीं है, सबसे बेस्ट आंसर है ये। लेकिन अगर बेटा एग्जामिनर आपको पूछे, ध्यान से सुनना, कि ओपीवी वैक्सीन स्टोर्ड एट, तो अब आपको आंसर ये नहीं देना। इसका सटीक आंसर क्या जाना है, तो याद रखना इसका सटीक आंसर जाएगा -20 डिग्री सेल्सियस। आपकी जो ओपीवी की वैक्सीन है वह -20 डिग्री तापमान पर रहती है, माइनस में रहती है 20 डिग्री सेल्सियस पर। ओपीवी की वैक्सीन की बात कर रहा हूं, एग्जाम में आए हुए सवाल हैं, बहुत बार रिपीट होते हैं। अगर एक बात और याद रखना, अगर आपको यह पॉइंट नहीं दिया गया हो, क्या, अगर आपको यहां -20 नहीं दिया गया है, -20 वहां नहीं है, तो फिर क्या ध्यान रखना, अगर ये पॉइंट नहीं है तो फिर आंसर ये चला जाएगा। ये भी याद रखना, अगर आपको यह दे रखा है तो ये फर्स्ट पॉइंट है, यही जाएगा, फर्स्ट प्रायोरिटी इसी को देनी है आपको। अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो फिर अपने आप ध्यान रखना, फिर दूसरा चला जाएगा 2 से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस, इसको आपको सेकंड प्रायोरिटी पर रखना है। फर्स्ट प्रायोरिटी -20, अगर ये ऑप्शन है तो वही जाएगा,
अगर ये नहीं है और उसकी जगह 2 से 8 डिग्री देखा रखा है एग्जामिनर ने, तो फिर 2 से 8 भी चला जाएगा। क्यों? क्योंकि सामान्यतः वैक्सीन 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर ही रहती हैं। क्लियर? कुछ वैक्सीनों को छोड़कर, जैसे मैंने एग्जांपल दिया ओपीवी, आगे और दूंगा एग्जांपल्स। क्लियर? तो ये तो 2 मैंने क्वेश्चन आपके सामने रखे जो एग्जाम में रिपीट होते हैं, माइंड में रखिएगा। अगर एग्जामिनर डायरेक्ट पूछता है आपको, क्योंकि देखो बेटा अल्टीमेट तो एग्जाम में आके क्वेश्चन ही हल करना है हमें। क्लियर? और नौकरी प्राप्त करनी है, चाहे वो नर्सिंग ऑफिसर की हो, चाहे वो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की हो, नौकरी तो ऑफिसर की लेनी है और ऑफिसर के लिए पढ़ना तो पड़ेगा ही। इसलिए ध्यान रखना है कि जब भी बात आए कि वैक्सीन कितने डिग्री तापमान पर होती है, तो याद रखना है बेटा 2 से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस। ओपीवी कितने पर होती है, तो याद रखना है -20 डिग्री सेल्सियस पर। अब एग्जाम्पल ले लें हम। सबसे पहले हम बात करेंगे कोल्ड कंपार्टमेंट वाले वैक्सीनों की। किसकी बात कर रहा हूं मैं? कोल्ड कंपार्टमेंट वैक्सीन। वे वैक्सीन जो कहां हैं? कोल्ड कंपार्टमेंट में हैं, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। जो वैक्सीनें कोल्ड कंपार्टमेंट में होती हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तापमान कितना होता है, तो याद रखना है 2 से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस, वो हम बता चुके हैं। कैसे याद करना पड़ेगा? तो एक एग्जाम्पल हम आपके सामने दे रहे हैं, एक ट्रिक बता रहे हैं, उस ट्रिक को याद रखना। और उस ट्रिक का नाम है टी सीरीज की वैक्सीन। टी सीरीज वैक्सीन। अगर ऐसा आए, बताओ टी सीरीज की वैक्सीन कितने डिग्री तापमान पर स्टोर होती हैं, तो आंसर जाएगा 2 से 8 डिग्री सेल्सियस। कौन कौन सी है टी सीरीज की वैक्सीन, वो भी देख लीजिएगा। तो टी सीरीज में आता है आपका जैसे डी पी टी, जिनके अंत में, जिनके पहले, जिनके बीच में टी आ जाए वो टी सीरीज की वैक्सीन। जैसे डीपीटी, दूसरा डी टी हो गया, टी हो गया, टाइफॉइड टी आ गया, रोटा वायरस। क्लियर? उसके अलावा हेपेटाइटिस, ये टी सीरीज की वैक्सीन है, पहली बात। दूसरी, और कौन कौन सी वैक्सीन है, जैसे BCG, यह वैक्सीन फ्रीज ड्राइड वैक्सीन भी है और यह वैक्सीन कोल्ड कंपार्टमेंट में भी रखी जाती है। दोनों जगह ये वैक्सीन होती है, याद रखना। तो BCG। इसके अलावा आपकी IPV है, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। पोलियो की 2 वैक्सीनें हैं, एक OPV, एक IPV। IPV जो है वो इंजेक्टेबल फॉर्म में होती है, लगाई जाती है ये। तो IPV दैट इज कॉल्ड इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। किल्ड प्रकार की वैक्सीन है, जिसे साल के नाम से भी जानते हैं, कल हमने पढ़ा था इसके बारे में। तो BCG, IPV, इन्फ्लुएंजा, कोलेरा, ह्यूमन पैपिलोमा वैक्सीन HPV, PCV, नीमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, ह्यूमन पैपिलोमा वैक्सीन। क्लियर? ये जो सारी वैक्सीन्स हैं, ये सारी वैक्सीन्स हमने कौन से कंपार्टमेंट में रखनी है? आंसर जाएगा कोल्ड कंपार्टमेंट में। कौन कौन सी वैक्सीन मैंने बताई? टी सीरीज वैक्सीन, DPT, DT, TT, टाइफॉइड, रोटा, हेपेटाइटिस। नेक्स्ट BCG, IPV, इन्फ्लुएंजा, कोलेरा, हेपेटाइटिस में आ गया, PCV और HPV। ये सारी वैक्सीनें कहां होती हैं? कोल्ड कंपार्टमेंट में रखी होती हैं। इन सभी वैक्सीनों का तापमान कितना होता है? तो याद रखना है इन सब का तापमान 2 से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस होता है।
कितना होना है? 2 से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस इन सब का तापमान होता है जो मैंने बताई है, और इन्हें हम कोल्ड कंपार्टमेंट वैक्सीन के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ ये पॉइंट? दूसरा देखिएगा, दूसरी वैक्सीन मैंने बताई थी आपको डीप फ्रीज वैक्सीन। डीप फ्रीज वैक्सीन, डीप फ्रीज वैक्सीन, वे वैक्सीन जो 0 डिग्री से कम तापमान पर रहती हैं। तापमान कितना होना है इनका? तो याद रखना है बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। एग्जाम्पल बता दो कौन कौन सी होती हैं। तो यहां पर वैक्सीन है पोलियो और मीजल्स। पोलियो में कौन सी बताना है बेटा? ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन। ओपीवी और मीजल्स दोनों वैक्सीन है फ्रीज, डीप फ्रीज वैक्सीन में आती है। अब यहां पर भी याद रखना, फर्स्ट प्रायोरिटी आपको इसको देनी है और सेकंड प्रायोरिटी इसको देनी है। दोनों डीप फ्रीजर में डीप फ्रीज वैक्सीन हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी क्योंकि -20 पे रहती है, इससे थोड़ा सा तापमान कम होता है मीजल्स का। क्लियर? रहती तो ये भी 0 में ही है, इसका -20 है और इसका भी माइनस में ही तापमान होता है, 0 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर होता है। क्लियर? पोलियो के बारे में अक्सर पूछते हैं, आपको माइंड में याद रखना है -20 डिग्री सेल्सियस। ये दोनों वैक्सीनें जो मैंने दी हैं, यह कौन सी वैक्सीन आपकी? डीप फ्रीज वैक्सीन। ये दिल्ली एम्स 2015 में पूछा गया था। क्लियर? दिल्ली एम्स 2015 नर्सिंग एग्जाम जो लगा था उसका क्वेश्चन है डीप फ्रीज वैक्सीन। बताओ, बहुत बार रिपीट होता है बेटा, याद रखना है आपको कि आपकी जो डीप फ्रीज वैक्सीन होती हैं यह कौन कौन सी हैं? तो पोलियो और मीजल्स। क्लियर? प्रधानमंत्री जी, पीएम याद रखना, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, फ्रीज ड्राइड वैक्सीन। फ्रीज ड्राइड वैक्सीन, फ्रीज ड्राइड वैक्सीन यानी एक बात बताई मैंने, फ्रीज ड्राइड का मतलब तापमान तो कितना होना है? तो तापमान तो इनका भी बिलो 0 डिग्री सेल्सियस ही होना है, बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। और ड्राइड का मतलब क्या होता है? तो याद रखना है, ड्राइड मीन्स सूखी, यानी कि पाउडर फॉर्म, यानी कि पाउडर फॉर्म। वे वैक्सीन जो पाउडर फॉर्म में होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? ड्राइड वैक्सीन। सूखी बोलते हैं, ड्राई फ्रूट दे दो, सूखे मेवे। क्लियर? काजू बादाम ये ड्राई फ्रूट होते हैं, तो ड्राइड का मतलब होता है सूखा हुआ। ड्राइड मीन्स पाउडर फॉर्म की वैक्सीन होने वाली है। और फ्रीज का कौन सी वैक्सीन होने वाली ये भी देखिएगा। इनमें आती हैं BCG मीजल्स, BCG मीजल्स, येलो फीवर, येलो फीवर, BCG मीजल्स, येलो फीवर, जापानीज एनसेफेलाइटिस, जापानीज एनसेफेलाइटिस, BCG मीजल्स। मीजल्स में आजकल MR भी आने लगा, ये वैक्सीन में MR। क्लियर? मीजल्स और रूबेला, BCG मीजल्स या MR, येलो फीवर और जापानीज एनसेफेलाइटिस। ये जो वैक्सीन्स हैं ये ड्राइड वैक्सीन्स हैं। ड्राइड बोले तो सूखी वैक्सीन। अब एक बात और यहां है, अगर वैक्सीन सूखी हुई है, ध्यान से सुने, अगर वैक्सीन सूखी हुई है तो उसे एडमिनिस्टर कैसे करें? उसे एडमिनिस्टर कैसे करें? पाउडर को मुंह में थोड़ी डालना है या ऊपर डाल दे शरीर पे वैक्सीन हो जाएगी। यानी कि जब वैक्सीन सूखी है तो किसी चीज में मिलाकर लगाना पड़ेगा। अरे भाई, नमक है तो पानी में घोलना पड़ेगा, तभी तो शिकंजी बनेगी। सही समझ रहे हैं? यानी अगर वैक्सीन पाउडर फॉर्म की है तो जरूर इसके लिए कोई ना कोई लिक्विड आपने काम में लेना है वैक्सीन लगाते समय, और उन लिक्विडों को क्या बोलते हैं? डाइलुएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइलुएंट। अगर क्वेश्चन आए, बताओ डाइलुएंट को, ये वैक्सीनों की बात मैं कर रहा हूं,
डाइल्यूएंट मिलाने वाला होता है। तो डाइल्यूएंट कितने डिग्री तापमान पर स्टोर होता है? तो आंसर जाएगा 2 से 8 डिग्री सेल्सियस। याद रखना बात, डाइल्यूएंट की बात कर रहा हूं। डाइल्यूएंट मतलब जो वैक्सीन को घोलने में काम में लेने वाला है। क्लियर? क्या काम आएगा? घोलना। जब आप वैक्सीन को घोलोगे, घोलने में, तो वैक्सीन को घोलने में जो चीज काम में लेने वाले हो उसके लिए हम बोलते हैं डाइल्यूएंट। तो डाइल्यूएंट कितने डिग्री पर स्टोर्ड होता है? तो याद रखना है स्टोर्ड एट 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। जो वैक्सीन को घोलने के लिए काम में ले रहे हैं यह भी 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर ही स्टोर होता है, यानी कोल्ड कंपार्टमेंट में रखा होता है। जब हम पढ़ाएंगे आपको एक चीज बताएंगे, क्या कि वैक्सीनों को कोल्ड चेन में हम रखते हैं आईएलआर में, आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर। आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर पढ़ाऊंगा। उस समय उसके सबसे नीचे आईएलआर में जो वैक्सीन जमाते हैं ना, तो सबसे नीचे बॉटम में कौन सी वैक्सीन रखी होती है? सबसे नीचे, तो आंसर हो जाता है ओपीवी। और सबसे ऊपर टॉप में कौन सी चीज रखी होती है? तो डाइल्यूएंट। सबसे ऊपर रखते हैं डाइल्यूएंट को और सबसे नीचे ओपीवी को रखते हैं। क्लियर? जब हम आईएलआर पढ़ेंगे तो हम प्रत्येक वैक्सीनों के बारे में बात करेंगे। तो याद रखना डाइल्यूएंट 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर रखा होता है। अब हम डाइल्यूएंटों की भी बात करेंगे। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि डाइल्यूएंट जो होते हैं कौन सी वैक्सीन के लिए कौन सा डाइल्यूएंट काम में लेना है, क्योंकि हमारे पास में जो वैक्सीन आई है वो 4 प्रकार की वैक्सीन है जो सूखी हुई वैक्सीन है। तो उन्हें किस में घोलेंगे उनके बारे में बात हम करने वाले हैं। देखिएगा किस में घोलना है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं डाइल्यूएंट यूज्ड फॉर ड्राइड वैक्सीन। सूखी वैक्सीनों को घोलने के लिए जो डाइल्यूएंट आप काम में लेने वाले हो उनका नाम। बेटा छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन याद रखना। वैक्सीनेशन में छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें ही हमें सिलेक्शन के बहुत नजदीक लेकर जाती हैं। तो छोटी छोटी बातों पर पूरा ध्यान रखना है। क्लियर? डाइल्यूएंट सबसे पहला बीसीजी की बात कर लेता हूं मैं। बीसीजी, बेसिलस कालमेटिक यूरिन। क्या नाम है इसका? बेसिलस कालमेटिक यूरिन। बेसिलस कालमेटी यूरिन। बेसिलस कालमेटी यूरिन। यह जो वैक्सीन है किसके लिए लगाते हैं बेटा? फॉर ट्यूबरक्लोसिस, टीबी के लिए लगाई जाती है। यह जो वैक्सीन आप लगा रहे हो उसका डाइल्यूएंट क्या है? इसका डाइल्यूएंट क्या है? तो याद रखना है नॉर्मल सलाइन। बीसीजी की वैक्सीन को किस में घोलते हैं? नॉर्मल सलाइन में घोला जाता है। बेहद महत्वपूर्ण है, याद भी हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। एक एन और एक एस। नितेश सर, यानी बीसीजी की वैक्सीन को मेरे साथ घोल दिया जाता है, नॉर्मल सलाइन के साथ घोला जाता है। नॉर्मल सलाइन के साथ डिजोल्व करते हैं। एक और पॉइंट, अगर आपने इसे डिस्टिल वाटर के साथ में डिजोल्व कर दिया, किसके साथ में बेटा? डिस्टिल वाटर के साथ में, तो क्या कोज करेगा? यह इरिटेशन करेगा। क्या कोज करेगा? इरिटेशन करेगा। तो अगर हमें पूछा जाए कि बताओ बीसीजी की जो वैक्सीन है पाउडर फॉर्म में है, इस वैक्सीन को आप किस में डिजोल्व करोगे? आंसर क्या बताना है? नॉर्मल सलाइन। किस में नहीं करना है? डिस्टिल वाटर में। किस में नहीं करना है? डिस्टिल वाटर में। क्यों नहीं करना है? क्योंकि यह इरिटेशन कोज करता है। नेक्स्ट देखिएगा, इसी के बारे में बता रहा हूं, क्वेश्चन है एग्जाम के।
इसको घोलने को बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन, यानी घोलना या डिजोल्व करना। आप ऐसे याद रखना, डिजोल्व करना। क्लियर? तो याद रखें कि बीसीजी की वैक्सीन को रिकॉन्स्टिट्यूशन करने के बाद यानी डिजोल्व करने के बाद कितने समय तक काम में ले सकते हैं, और अगर वह वैक्सीन काम में नहीं आई तो उसे कब फेंक देना चाहिए। तो आप ये दोनों पॉइंट यहां याद रखें, ध्यान रखें। पहला पॉइंट मैं बता रहा हूं, अनयूज्ड, खोली नहीं है आपने। बीसीजी की जो वैक्सीन होती है बेटा, यह वैक्सीन एक ही सिंगल डोज नहीं आती, इसमें वायल होती है। वायल में हम काम में लेते हैं, मल्टीपल डोज इसमें होती हैं एक वैक्सीन के, यानी आपने खोली नहीं उस वैक्सीन को, तो यानी अनयूज्ड बीसीजी वैक्सीन आपने इशू करवा ली, आप लेके चले गए वैक्सीनेशन सेंटर पर और आपने उस वैक्सीन को काम में नहीं लिया, तो अनयूज्ड बीसीजी वैक्सीन मस्ट डिस्कार्ड, must discarded at the end of day, must discard at the end of day, यानी आप कह सकते हो कितना दिन के अंत में आप उस वैक्सीन को डिस्कार्ड कर दोगे, एट द एंड ऑफ डे। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बताओ अनयूज्ड बीसीजी वायल मस्ट बी डिस्कार्ड एट द एंड ऑफ डे, मतलब कब डिस्कार्ड कर देना चाहिए, तो आपका आंसर होगा एंड ऑफ डे। अगर बीसीजी की वैक्सीन को काम में नहीं लिया है आपने, तो उस वैक्सीन को आज शाम तक आप काम में ले सकते हैं। अगर दिन पूरा हो गया मतलब उसको फेंक दो, वह वैक्सीन दोबारा कल काम में नहीं आएगी, कल आपको दूसरी वायल लेकर आनी पड़ेगी। काम में ले लिया तो अलग है, नहीं लिया तो भी उसे फेंकना है दिन में, मतलब इस एक ही दिन काम में ले सकते हो, एक दिन के बाद काम में नहीं लोगे, दिन खत्म होते ही इस वैक्सीन को भगा देना है। क्लियर? एट द एंड ऑफ डे इट मस्ट बी फैकिंग, भगा देना है इसे। नेक्स्ट देखिएगा, आफ्टर डिजोल्व विथ एनएस, घोलने के बाद की बात कर रहा हूं। आफ्टर डिजोल्व विथ नॉर्मल सैलाइन, इस वर्ड को वो रिकॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। डिजोल्व या रिकॉन्स्टिट्यूशन, घोलना। तो वैक्सीन को रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद में या डिजोल्व करने के बाद में, किसके साथ कर रहे हैं बेटा? नॉर्मल सैलाइन के बाद में कितने समय तक काम मिलना चाहिए? आफ्टर डिजोल्व विथ एनएस, हाउ मच आर यूज्ड, आप डायरेक्ट लिख लें कितने समय तक काम में लेते हैं, तो डिजोल्व करने के बाद में कितने समय तक काम में ली जाएगी, या हाउ मेनी आवर्स यूज्ड आफ्टर डिजोल्व विथ नॉर्मल सलाइन। तो याद रखें कितने समय तक काम में लेना है, तो इसका बेस्ट समय है उचित 4 आवर, सभी का लगभग 4 घंटे होता है 4 आवर। लेकिन अगर आपसे मैक्सिमम पूछ ले बेटा, मैक्सिमम, बेस्ट पूछे तो 4 आवर बताना है, लेकिन मैक्सिमम पूछे तो 6 आवर का जाएगा। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि फर्स्ट प्रायोरिटी ऑलवेज गिविंग टू द 4 आवर, और अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो आप गिव द, क्योंकि देखो आजकल क्वेश्चन प्रायोरिटी बेस्ड आते हैं। जब ऑप्शन आते हैं ना, तो जैसे दिल्ली एम्स के एग्जाम आप दे रहे हैं तो वहां क्लोज आपको ऑप्शन मिलेंगे, तो उनमें पिक करते समय ध्यान रखना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बेस्टली यूज्ड 4 आवर, मैक्सिमम यूज 6 आवर। प्रायोरिटी अगर दोनों है तो आंसर जाएगा 4 आवर, अगर दोनों है तो भी आंसर क्या जाएगा 4 आवर, अगर ये नहीं है तो फिर आंसर ये जाएगा 6 आवर। क्लियर हुई बात? यानी वैक्सीन को घोलने के बाद कितने समय तक काम में लेना चाहिए? 4 घंटे तक का लेना चाहिए। अगर 4 ऑप्शन में नहीं है तो फिर 6 घंटे बोलेंगे। क्लियर? मैक्सिमम 6 घंटे तक काम में आप ले सकते हैं। क्लियर हुई आप पॉइंट? यह है बीसीजी के बारे में। दूसरी मीजल्स, दूसरी वैक्सीन कौन सी है? मीजल्स, खसरा। मीजल्स की जो वैक्सीन है उसको किसके साथ में डिजोल्व करते हैं? तो याद रखना है, इसे हम डिजोल्व करते हैं विथ डिस्टिल वाटर।
डिस्टिल वाटर के साथ डिजोल्व करते हैं। मीजल्स को भी इसी के साथ करते हैं और येलो फीवर को भी इसी के साथ करते हैं। दोनों यहीं लिख रहा हूं मैं क्योंकि दोनों में सेम है। येलो फीवर और मीजल्स दोनों को डिस्टिल वाटर के साथ डिजोल्व करते हैं। इनका समय क्या है? ड्यूरेशन आफ्टर मिक्सिंग या रिकॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? ड्यूरेशन आफ्टर डिजोल्व, डिजोल्व करने के बाद में कितने समय तक काम में लेना चाहिए। यहां पर भी तो यहां भी देखिएगा आप, अगर आपसे पूछे, मैं स्पेशल पॉइंट बेटा मीजल्स की बात कर रहा हूं फिलहाल, और इधर मैं बात करूंगा येलो फीवर की। अगर येलो फीवर आवे तो डायरेक्ट बता देना 4 आवर, 4 घंटे तक ही काम में लेते हैं, 4 घंटे तक काम में ले सकते हो आप। क्लियर? लेकिन अगर मीजल्स आता है तो यहां पर भी थोड़ा सा स्पेसिफिक बताना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर जैसे पूछता है वैसे हमें बताना पड़ता है। ये क्वेश्चन अभी आया भी था पटना एम्स में आपके। तो अगर आंसर लिखा हो बेस्ट तो फिर यहां बताना 1 घंटा, 1 घंटे तक बेस्टली काम आती है मीजल्स। लेकिन अगर पूछे मैक्सिमम कब तक ले सकते हैं तो फिर है 4 घंटे, 4 घंटे। मतलब 4 लगभग सब में कॉमन है। देखो कॉमन 4 है, चाहे वो बीसीजी हो, चाहे वो मीजल्स हो, चाहे वो येलो फीवर हो, कॉमन 4 आवर लिखा है। अब एक बात, अगर आपने इस मीजल्स को 4 घंटे बाद काम में ले लिया तो क्या हो जाएगा? तो एक बीमारी खोज कर सकता है जिसपे क्वेश्चन बनता है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। याद रखना है, इफ मीजल्स एडमिनिस्टर्ड, वैक्सीन की बात कर रहा हूं, इफ मीजल्स वैक्सीन एडमिनिस्टर आफ्टर 4 आवर ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, डिजोल्व करने के 4 घंटे बाद अगर आपने इस वैक्सीन को काम में ले लिया तो बताओ क्या खोज कर देगी? खोज टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम यानी कि 4 घंटे के बाद आपको मीजल्स की वैक्सीन को काम में नहीं लेना है, ले लिया तो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कर देगी। याद रखना है ये बात। यानी ये क्वेश्चन भी आए विच वैक्सीन कोज टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, आंसर विल बी द मीजल्स। याद रखना है, क्वेश्चन आए विच वैक्सीन खोज टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, आंसर क्या होगा? मीजल्स। मीजल्स की वैक्सीन टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम खोज करती है। कब? 4 घंटे बाद काम में लेने पर करती है। क्लियर हुआ ये पॉइंट भी? चलो आगे चलते हैं। जापानीज एन्सेफेलाइटिस, जेई, जापानीज एन्सेफेलाइटिस, इसकी दो प्रकार की डोज है। जापानीज एन्सेफेलाइटिस की जो वैक्सीन है, जापानीज एन्सेफेलाइटिस की वैक्सीन भी के प्रकार हम पढ़ेंगे आगे। यह वैक्सीन भी 3 प्रकार की होती है, माउस ड्राइड होती है, ब्रेन ड्राइड होती है, सेल कल्चर्ड होती है। हम बात करेंगे आगे, स्पेसिफिक बताएंगे। तो जापानीज एन्सेफेलाइटिस, क्योंकि मैं आपको जैसे ही ये पोर्शन खत्म होगा उसके बाद एक वैक्सीन का नाम, सारी वैक्सीन हम पढ़ेंगे, पर्टिकुलर वैक्सीन और उसके सारे क्वेश्चंस, हर वैक्सीन का नाम और उसके सारे क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं अलग से डील करेंगे पूरी वैक्सीनों को। क्लियर? स्टोरेज, जैसे जैसे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल से पहले हम इन सबको पढ़ेंगे। इससे सारी बातें पहले पढ़ते हुए, जब इम्यूनाइजेशन शेड्यूल आने वाला है उससे जस्ट पहले हम इन सबको पढ़ेंगे। हर एक वैक्सीन का नाम लेकर उसके सारे क्वेश्चन मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा। क्लियर? तो उस समय मैं बताऊंगा इनके टाइप के बारे में।
जापानीज एन्सेफेलाइटिस की जो वैक्सीन है किस में डिजोल्व करते हैं, याद रखना है। तो इसका जो डाइल्यूएंट होता है, इसका डाइल्यूएंट है, अभी क्वेश्चन आया था ये पीजीआई के अंदर, पीजीआई 2020 में एग्जाम लगी थी पीजीआई चंडीगढ़ की, अभी फरवरी माह के आसपास, तो उसमें पूछा गया था स्टाफ नर्स में डाइल्यूएंट क्या है। तो इसकी देखो, एक तो है सिंगल डोज, एक है मल्टीपल डोज, और मल्टीपल डोज में बेटा 5 डोज काम में लेती, 5 डोजेस। तो अगर सिंगल डोज वाली काम में ले रहे हैं तो इसके लिए आपको लेना पड़ेगा 0.5 ml स्टरलाइज्ड वाटर, 0.5 ml स्टरलाइज्ड वाटर, ये डिजोल्वेंट है। यहीं अगर आप मल्टीपल डोज काम में ले रहे हैं तो यहां आता है 2.5 ml फोस्फेट बफर सलाइन, फोस्फेट बफर सलाइन, फोस्फेट बफर सलाइन, दोनों डाइल्यूएंट काम में लेते हैं। सिंगल डोज के लिए काम में ले रहे हैं 0.05 ml स्टरलाइज्ड वाटर, और इसके लिए हम काम में ले रहे हैं 2.5 ml फोस्फेट बफर सलाइन। ये कुछ डाइल्यूएंट मैंने बताए जो पाउडर फॉर्म की वैक्सीन को डिजोल्व करने में काम में ले रहे हैं। क्लियर? आज की क्लास में इतना ही। क्या क्या पढ़ा है हमने? बहुत सारे सवाल हमने देखे हैं जो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। जस्ट सी, आप क्विक रिव्यूज करें एक बार उन सारे क्वेश्चनों का जो हमने आज डिस्कस किए हैं। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया वैक्सीन्स जो होती हैं, ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, ये पॉइंट मैंने बताया और इस पॉइंट को कोरिलेट किया मैंने इस चीज के साथ में कि वैक्सीनों में अंतर मैंने बताना चाहा। लाइव वैक्सीन और किल्ड वैक्सीन में तो ज्यादा इफेक्टिव वैक्सीन कौन सी होती है बेटा? लाइव वैक्सीन ज्यादा समय तक काम करती है और ज्यादा बेस्ट होती है। दूसरी पॉइंट, साथ देने की बात आई, लाइव वैक्सीनों को भी साथ दे सकते हैं अलग अलग साइट पर। अगर एक साइट पर देना है तो कितना गैप आपको रखना पड़ेगा? तो 2.5 सेंटीमीटर का गैप आपको रखना पड़ेगा। जब मिनिमम गैप की बात आए एक वैक्सीन की अलग अलग डोजेस के बारे में, तो कितना गैप देना है आपको? 4 सप्ताह का गैप दे देना है। क्या 2 किल्ड वैक्सीन एक साथ दे सकते हैं? आराम से दे सकते हैं, क्योंकि किल्ड वैक्सीन में तो कोई रिएक्शन होती ही नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, गैप की बात आए तो नॉर्मल जो मल्टी डोज वैक्सीन होती हैं उनमें सामान्यतः कितना गैप रखा जाता है? आंसर जाएगा 4 सप्ताह यानी 1 महीना। जैसे एग्जाम्पल पेंटावैलेंट, अगर पर्टिकुलर बात करता है एग्जामिनर तो हम भी पर्टिकुलर बात करेंगे। एग्जामिनर बोलता है बताओ रोटा वायरस की वैक्सीन में कितना गैप होता है बच्चों? आंसर क्या जाएगा? 2 महीना। क्वेश्चन पूछता है जापानीज एन्सेफेलाइटिस की 2 डोजों के बीच में कितना गैप होता है? आंसर कितना होना चाहिए? 3 महीना। 2 बूस्टरों के बीच में कितना गैप होता है? आंसर जाएगा 6 महीना। नेक्स्ट देखिएगा, स्टोरेज, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था आज का, हमका हाईलाइटेड पॉइंट था आज का हमारा। 3 कंपार्टमेंट मैंने बताए, इजी वे में समझाया है। रेफ्रिजरेटर का एग्जाम्पल लेकर, जहां पानी की बोतल ठंडी होती है वह कोल्ड कंपार्टमेंट है, जहां बर्फ जमती है, कुल्फी जमती है, वह फ्रीज कंपार्टमेंट है। पानी की बोतल सदैव ठंडी होती है तो इसका मतलब तापमान 0 से ऊपर होगा, यानी इसका तापमान कितना होने वाला है? 2 से 8 डिग्री सेल्सियस। जब पानी की बोतल जम जानी है यानी तापमान फ्रीज में होगा, तो फ्रीज में कितना तापमान रहना है? 0 से कम रहना है। और यहां भी फ्रीज लिखा है तो 0 से कम होगा। ड्राइड वर्ड का मतलब क्या होता है? सूखी वैक्सीन जो पाउडर फॉर्म में होती हैं। सामान्य क्वेश्चन आए वैक्सीन कितने डिग्री तापमान पर होती है? आंसर जाएगा 2 से 8 डिग्री सेल्सियस। अगर ओपीवी के बारे में पूछे कि कितने डिग्री तापमान पर स्टोर होती है, क्या बताना है तुम्हें? -20 डिग्री सेल्सियस। अगर ऑप्शन में -20 नहीं हो तो फिर आंसर क्या चला जाएगा? 2 से 8 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट देखिएगा,
कोल्ड कंपार्टमेंट की जो वैक्सीन होती हैं, कोल्ड कंपार्टमेंट की जो वैक्सीन होती है उनमें क्या क्या आती है? तो ट्रिक मैंने बताई, टी सीरीज की वैक्सीन, डीपीटी, डी टाइफाइड, रोटा, हेपेटाइटिस। उसके अलावा बीसीजी, ये दोनों में आती है, मैंने बताया था। बीसीजी ड्राइड वैक्सीन भी है, फ्रीज ड्राइड, और यहां भी आती है। उसके अलावा आईपीवी, इन्फ्लुएंजा, कोलेरा, ह्यूमन पैपिलोमा वैक्सीन और नीमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, पीसीवी। इसके अलावा डीप फ्रीज में कौन कौन सी रखी होती है? तो दो रखी होती हैं। दिल्ली एम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, 2-3 बार आ चुका है। एक पोलियो और एक मीजल्स। पोलियो कितने पर स्टोर होती है? तो -20 पर स्टोर होता है। फ्रीज ड्राइड वैक्सीन यानी सूखी वैक्सीन कौन कौन सी है? तो बीसीजी है, मीजल्स या एमआर है, येलो फीवर है और जापानीज एनसेफेलाइटिस। डाइलुएंट जो घोलने में काम में लेते हैं कितने डिग्री तापमान पर होगा? तो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर होता है। बीसीजी की जो वैक्सीन है उसे किसके साथ डिजोल्व करते हैं? तो नॉर्मल सैलाइन के साथ। नहीं है, अगर आपका डिस्टिल वाटर की बात करें तो इसे कभी भी उसके साथ डिजोल्व नहीं करते हैं। अगर काम में नहीं लिया आपने बीसीजी की वैक्सीन को तो कब फेंक देना है? दिन के अंत में। और घोलने के बाद कितने समय तक काम में ले सकते हैं? तो बेस्ट याद रखना है 4 घंटे, और मैक्सिमम कितने समय तक ले सकते हो बेटा? 6 घंटे तक। मीजल्स या येलो फीवर की बात करें तो किसके साथ डिजोल्व करेंगे? डिस्टिल वाटर के साथ में। कितने समय तक काम में लेना चाहिए? तो बेस्ट मीजल की बात आए तो 1 घंटा, और मैक्सिमम कितने घंटे तक? 4 घंटे तक। 4 घंटे के बाद काम में ले लिया तो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो जाएगा। येलो फीवर की बात करें तो कितने घंटे तक? 4 घंटे तक। तो 4 कॉमन हो गया सबके लिए। अगर मीजल्स की वैक्सीन को 4 घंटे के बाद एडमिनिस्टर करें तो क्या हो जाएगा? टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। वह कौन सी वैक्सीन है जो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम करती है? तो भी आंसर क्या देना है? मीजल्स। अगर आपको पूछे जापानीज एनसेफेलाइटिस की वैक्सीन का डाइलुएंट बताओ, किस में घोलेंगे? नया क्वेश्चन है, पीजीआई में पूछा गया था। तो सिंगल डोज के लिए 0.5% स्टेरलाइज वाटर काम में लेना है। अगर मल्टीपल डोज पूछे जिसमें मिनिमम 5 डोज हम काम में लेते हैं तो वहां पर कितना काम में लेंगे? 2.5 ml लेंगे। क्या काम में लेंगे? फॉस्फेट बफर सलाइन। क्लियर बेटा जी? ये हमारा रिवीजन था, क्विक रिव्यूज। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, पढ़ाई पे ध्यान दें और कंसंट्रेट होके पढ़ें। ढीले नहीं पढ़ना है। एग्जाम का जो समय है वह बहुत जल्दी आने वाला है, और सीएचओ की एग्जाम भी आपको देनी है, इसलिए एक्टिवनेस तरीके से पढ़ते रहें। कम्युनिटी में बहुत सारे सवाल आते हैं, इसलिए फोकस करके रखें इसे। और इसमें से वैक्सीन तो सबसे ज्यादा बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा। क्लियर? बात करेंगे हम अगली क्लास में ओपन वाइल पॉलिसी और वैक्सीन वाइल मॉनिटर और कुछ वैक्सीनों के टाइप, जिसमें कंबाइंड वैक्सीन और एडजुवेलेंट वैक्सीन, मोनोवेलेंट और बाईवेलेंट वैक्सीनों के बारे में। क्लियर? तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।